नमस्कार। आज हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी में क्या विशेष तौर से अंतर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साधारणतः कोई भी व्यक्ति के लिए प्राय ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया तथा ज्वालामुखी जो क्रिया होती है समान अर्थ में ही इसको रखते हैं, परंतु भूगर्भ शास्त्र के अनुसार इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि निकला करते हैं। यहाँ मैं एक स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ज्वालामुखी का संबंध केवल उस छिद्र से होता है जिससे होकर लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की क्रिया को ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी की परिभाषा हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल और चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर प्रकट होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग ज्वालामुखी का जो अर्थ है उस शंकु या पर्वत से लगाते हैं जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की जमाव से बनता है। वास्तव में शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी का एक प्रतिफल होता है, ज्वालामुखी नहीं। हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ जो होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो, हम देखते हैं कि प्राय साधारण व्यक्ति इसका यही अर्थ लगाता है कि ज्वालामुखी से आग की लपटें निकलती हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, वरन लपटों की भांति अवश्य होती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पदार्थ निकलते हैं वे प्राय अत्यधिक ताप के कारण लाल अंगारे जैसे होते हैं तथा दूर से ये आग की लपटें या जिसको हम ज्वाला कह सकते हैं, ज्वाला की तरह लगते हैं। इस प्रकार कुछ ज्वलनशील गैस है जैसे हाइड्रोजन होती है जिसकी प्रज्वलित होने पर लपटें उड़ती है। ज्वालामुखी एवं आग की ज्वाला से इसका कोई संबंध नहीं है। हम देखते हैं कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस अथवा लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर अथवा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। वार्सेस्टर ने बताया है कि ज्वालामुखी क्रिया के लिए वोल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसके अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल या गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, एक अभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। अभ्यंतरिक क्रिया में मेग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं तथा इनमें जो प्रमुख बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वो बेथोलित, फेकोलित, सिल, डाइक आदि इसमें शामिल हैं। और बाहरी जो क्रिया होती है उसमें गर्म पदार्थ की धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के सोते जिनको हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, गीजर और धुआंरे आदि इसमें शामिल हैं। जिससे ये स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं और अनेक रूप इसमें सम्मिलित होते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया का ही एक मुख्य रूप होता है। अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं। हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रम से जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करते हैं। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है और वह एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र के नाम से जानते हैं। इस धरातल का नीचे भूगर्भ से संबंधित एक पतली नली होती है, इसे ज्वालामुखी
नली कहते हैं। और जब ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो विस्तृत हो जाता है उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जब धंसाव या अन्य कारणों से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो ज्वालामुखी का जो कॉल्डेरा है, जब इसमें बारिश का पानी और वर्षा का जल पानी भर जाता है तो इसको कॉल्डेरा झील के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से ये ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी का मुख, कॉल्डेरा झील, ज्वालामुखी पर्वत आदि इस तरह के कुछ इसके भाग हैं जो इसको मुख्य रूप से अपना आप में बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से विभिन्न प्रकार की गैसें, जलीय भाग, मैग्मा, लावा आदि बाह्य सतह पर मुख्य रूप से प्रकट होते हैं, जो छिद्र के सहारे निकलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र के सहारे निकलते हैं। और इसको हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम गैस अथवा जलवाष्प, द्वितीय विखंडित जो पदार्थ होते हैं उनको, तथा तृतीय लावा पदार्थ होते हैं। हम देखते हैं कि इस जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, इस क्रिया से प्राप्त अति सूक्ष्म कणों को विशाल कणों से लेकर विशाल आकार की चट्टानों से युक्त सम्मिलित पदार्थों को पायरोक्लास्ट के नाम से हम जानते हैं। इसके अंतर्गत क्रम से बढ़ते कणों के व्यास के आधार पर हमें निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख, लेपिली जो चने या मटर के आकार के समान जली हुई चट्टानों के टुकड़ों के रूप में होते हैं। बम छोटे से लेकर बड़े विशालकाय खंड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज्वालामुखी टफ होता है। जब ज्वालामुखी धूल और राख से मिश्रित रूप में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ब्रेशिया के रूप में भी है। जब ज्वालामुखी धूल और ज्वालामुखी राख तथा लेपिली के मिश्रित रूप में जो पदार्थ पाया जाता है उसे ब्रेशिया कहा जाता है। इन पदार्थों की विभिन्न प्रकार की स्लाकृतियाँ भी इनसे निर्मित होती हैं, जैसे डाइटम वगैरह वगैरह। डाइटम ज्वालामुखी नली का एक आंतरिक दरारी भाग में ब्रेशिया का जमा हो जाता है, उसे हम डाइटम कहते हैं। इसके अलावा हम इग्लोब्राइट हैं, यह ब्रेशिया का जमाव ज्वालामुखी के छिद्र या ज्वालामुखी दरार से कई किलोमीटर दूर होता है, इसे हम इग्लोब्राइट कहते हैं। फ्यूमिक या इसको झामक के नाम से हम जानते हैं। जब मैग्मा के बाह्य सतह पर आकर वायु के बुलबुलों के साथ ठंडा होता है तो उसे अत्यंत हल्की चट्टान बनाता है, जो कि जल में तैरती हैं, तो इसे हम फ्यूमिक नाम से भी जानते हैं। स्केसिया होता है जब ज्वालामुखी या मैग्मा का जो जमाव वायु की बुलबुलों के साथ होकर अत्यंत हल्की चट्टान का निर्माण करता है, परंतु ये फ्यूमिक से अधिक घनत्व के होते हैं, तो इसे स्केसिया के नाम से हम जानते हैं। लावा या डाट या लावा गुम्बद, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी की नली में विशाल मात्रा में मैग्मा जम जाता है तो ऐसी स्थिति में अनाच्छादन के पश्चात कठोर अग्नि चट्टानों की एक डाट सदृश्य प्रतीत होती है, जिसे हम लावा डाट या ज्वालामुखी डॉट के नाम से हम जानते हैं। अनाच्छादन के कारण यह संपूर्ण भाग गुम्बदाकार हो जाता है, तो इसे ज्वालामुखी गुम्बद या लावा गुम्बद भी कहा जाता है। लावा प्लग होता है जब ज्वालामुखी नली या दरार में जो जमा मैग्मा लावा उसे हम लावा प्लग कहते हैं। लावा पठार हैं, लावा मैदान हैं, जब बेसिक या क्षारीय लावा या दरार से बाहर निकलकर क्षैतिज जमा हो जाता है तो इससे लावा मैदान और लावा पठार का निर्माण होता है। मेसा या बूटी, हम देखते हैं कि लावा पठार और लावा मैदान पर अपक्षय अपर्दन के कारण समतल सतह पर टेबल नुमा ऊंची उठी आकृतियाँ अवशिष्ट के रूप में रह जाती हैं, तो इससे मेसा कहते हैं। मेसा का छोटा जो रूप होता है उसे हम बूटी के नाम से जानते हैं। लावा कटक या सुकर कटक या हॉगबैक, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातलीय दरार की लंबवत भाग में मैग्मा का जमाव हो जाता है और दीर्घकाल में जब अनाच्छादन के परिणामतः यह मैग्मा कटक के रूप में अवशिष्ट रह जाता है तो इसे हॉगबैक या सुकर कटक कहते हैं, जो कि सामान्यतः ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। इसको हमें देखते हैं तो मुख्य रूप से जो सिलिका के आधार पर हम दो तरह के जो लावा प्रदान होते हैं वो भी उनको हम शामिल करते हैं।
अम्ल प्रधान जो लावा होता है जिसका या इसको एसिडी लावा भी कहते हैं, इसका रंग पीला होता है, बाहर हल्का होता है, द्रव्य और अत्यंत ये गाढ़ा होता है जो कि ऊंची ताप पर पिघलता है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पेठिक लावा या इसको बेसिक लावा कहते हैं, इसका जो रंग होता है गहरा अथवा काला, भार अधिक और द्रव्य रूप में पतला होता है। पेठिक लावा कम ताप पर ही पिघल जाता है क्योंकि यह हल्का और पतला होता है तथा उद्गार के बाद धरातल पर शीघ्रता से फैल जाता है, परंतु सिलिका की कमी के कारण यह शीघ्र जमकर ठोस रूप में धारण कर लेता है। इस तरह से कुछ ज्वालामुखी से संबंधित जो भाग थे जो जिनको हमने मुख्य रूप से जाना। इनके ज्वालामुखी से संबंधित जो अन्य इसके ज्वालामुखी के प्रकार हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है, किस किस तरह के इनके प्रभावित होते हैं, उनका हम अगले वीडियो में इसका हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।